हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जो कुछ चैप्टर हैं कक्षा 9 की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में कुछ चैप्टर हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें नोट कर लीजिए आप लोग, जीव विज्ञान में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना। ठीक है, पहला नोट कर लीजिए, जीवन की मौलिक इकाई। पहला चैप्टर है इसमें जीवन की मौलिक इकाई। दूसरा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को इसमें ऊतक। दूसरा चैप्टर पढ़ना है ऊतक। तीसरा चैप्टर नोट कर लीजिए, जीवों में विविधता। जीवों में विविधता विविधता। चौथा चैप्टर है इसमें, ये सब बायोलॉजी के चैप्टर हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं। अगला है प्राकृतिक संपदा। पांचवा है प्राकृतिक संपदा। अगला है छठवां, खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार। इतने चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं बायोलॉजी में। क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक होगी आप लोगों के पास, उसमें एक कुछ चैप्टर दिए हैं जो हम लिख दिए हैं। जीव विज्ञान में इन्हीं समूह का अध्ययन करेंगे हम लोग। जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीवों में विविधता, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधनों में सुधार। इन समूह के बारे में हम लोग किसमें अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान। बाकी कुछ चैप्टर हैं जिसको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, और कुछ चैप्टर हैं उसमें जिसको रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जीव विज्ञान का पहला चैप्टर अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर मतलब जीवन की मौलिक इकाई। चलिए देखते हैं आगे। पहले तो आप लोग जान लेते हैं हम लोग कि जीव विज्ञान है क्या। ठीक है, जीव विज्ञान किसे कहेंगे, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, इंग्लिश में कहते हैं इसको बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान, जैसे कि जीव मतलब क्या होता है, सजीव, और विज्ञान मतलब विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, या जीवों का अध्ययन करते हैं, या सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। परिभाषा लिखेंगे इसकी, बायोलॉजी इंग्लिश में लिख लीजिए। लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। कोई पूछेगा जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ जीवधारी में दोनों आ जाएंगे, ये नहीं कहें कि जंतु की पौधे। जीवधारियों में हम दोनों को कहते हैं, यहाँ दोनों सजीव होते हैं, जंतु और पौधे दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, जीवधारी। अब जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान के मुख्यतः दो शाखा है। यहाँ पे पहले इसके पहले जान लेते हैं कि जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अरस्तु को जीव विज्ञान
अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। पिता या जनक कहा जाता है, कहा जाता है। कोई पूछेगा जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं तो क्या बताएंगे? अरस्तु। अरस्तु यानी एरिस्टोटल इज द कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु यानी एरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। आप देखेंगे जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। उस तरह तो जीव विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन सबसे मुख्य शाखा इसकी दो ठो है। जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांट दिया गया। एक को कहते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, इसको पादप विज्ञान भी कर सकते हैं। वनस्पति मतलब पादप, इसको पादप विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। इसको जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, प्राणी विज्ञान। ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको जूलॉजी। जूलॉजी, जू मीन्स होता है जानवर या जंतु, और लॉजी शब्द जिसके आगे जुड़ जाता है उसका मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। यानी जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। ठीक है, बॉटनी। नोट कर लीजिए, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे क्या हो गए? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जितने भी जंतु हैं, चाहे छोटे जंतु हैं चाहे बड़े जंतु हैं। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों यानी छोटे बड़े सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। मिटा दे रहे हैं इसको। आज हम लोग कक्षा 9 नहीं, इसके पहले एक चीज और जान लीजिए, जंतु विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? जंतु विज्ञान के पिता, इसको नोट कर लीजिएगा, जंतु विज्ञान के पिता। तो ये भी कौन है? अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु। और पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद आज हम लोग कक्षा 9 में पहला चैप्टर है वो पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। लिखेंगे अध्याय फर्स्ट, साथ साथ आप लोग नोट बनाते चलेंगे। अध्याय फर्स्ट, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इंग्लिश में लिख लीजिएगा दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फंडामेंटल में होता है मौलिक या मूल, यूनिट मतलब होता है इकाई, लाइफ मतलब होता है जीवन। यानी हमारे जीवन की जो सबसे मूल इकाई है उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें आगे लिखेंगे कोशिका। कोशिका देखेंगे कोशिका क्या है? सेल्स कहते हैं। सेल्स मतलब कोशिका। कोशिका किसी भी जीवधारी के शरीर की सबसे छोटी, सरलतम, सूक्ष्मतम,
संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका किसी भी जीवधारी के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम कहिए, सबसे सरलतम कहिए, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। उसी के अंदर उस जीव के शरीर के अंदर होने वाली सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। एक कोशिका के अंदर ही किसी भी जीवधारी के अंदर होने वाली समस्त प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे विद्यार्थी देखेंगे, जैसे किसी घर को बनाने के लिए हम लोग छोटी छोटी किसकी आवश्यकता होती है, छोटी छोटी ईंटों को मिला के ही हम लोग क्या करते हैं, उसकी दीवार तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे किसी घर को बनाने के लिए हमको बहुत सारे छोटे छोटे ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी जीवधारी के शरीर के निर्माण के लिए बहुत सारी कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। अब कोशिकाओं की संख्या उसके आकृति पर निर्भर करती है कि उस जीव का शरीर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उससे उसके हिसाब से उसमें नंबर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। तो हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे कि जिस प्रकार किसी रूम के निर्माण के लिए छोटी छोटी कोशिकाओं को, छोटी छोटी ईंटों को इकट्ठा करना पड़ता है हम लोगों को, इस तरह उसी तरह किसी जीव के शरीर के निर्माण के लिए बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं क्या होती, आपस में जुड़ती हैं, या बहुत सारी छोटी छोटी संरचना आपस में जुड़ती हैं। इसी को हम लोग, इसी खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कोशिका को परिभाषित करते हैं। कोशिका किसी भी जीवधारी के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम या कह लीजिए सबसे सरलतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, लिखेंगे, कोशिका किसी भी जीवधारी के शरीर की, 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 जीवधारी के शरीर की सबसे सरलतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, क्या होती है, कोशिका किसी भी जीवधारी के शरीर की सबसे सरलतम या सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इंग्लिश में इसलिए लिखेंगे, सेल इज द स्मॉलेस्ट, इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, द सेल इज द स्मॉलेस्ट सरलतम, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। बात है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बात आएगी कोशिका की खोज किसने किया था। देखिए, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, मिटा देते हैं इसको। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। इसको नोट करेंगे, आज क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका की खोज किसने किया था और किस सन में किया था। 1665 ईस्वी में किया था, और इन्होंने कार्क में किया था इसकी खोज। कार्क जानते होंगे आप लोग, जो बॉटल देखे होंगे, बॉटल के मुंह पे जो त्रिभुजाकार आकृति का बंद किया, जैसे बॉटल है, इसके ऊपर देखते होंगे इस तरह का एक आकृति इस तरह बने थे, जो शीशे उसे का बॉटल होता है, जो लकड़ी का बना होता है, इस तरह ढक्कन, इसी में किया था।
और ये जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, इन्होंने ये मृत कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका की खोज की थी। किस में की थी? कार्क में की थी। तो कोई पूछेगा किस में की थी? कार्क में। और ये जो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे वो मृत कोशिका की थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। बाद में जब और विकास हुआ जैसे जैसे, क्योंकि जब रॉबर्ट हुक थे उस समय इतना बड़ी सूक्ष्मदर्शी मतलब अच्छे क्वालिटी की सूक्ष्मदर्शी नहीं विकसित थी, इसलिए उन्होंने मतलब इस सजीव कोशिका की खोज नहीं कर पाए। ठीक है। तो बाद में जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी का मतलब एडवांस सूक्ष्मदर्शी का विकास होता गया, तो बाद में एक वैज्ञानिक हैं एंटोनी वान लीवेनहक। वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहक ने एंटोनी वान लीवेनहक वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहक ने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की। एंटोनी वान लीवेनहक ने जीवित कोशिका की खोज की सन 1674 ईस्वी में। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में की थी। कितने में? 1674 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक ने किस सन में किया था? 1665 ईस्वी में। इनके विषय में बहुत मतभेद है कि इन्होंने, कुछ लोग कहते हैं जीवित कोशिका की खोज तालाब के जल से की थी, तालाब के गंदे पानी में की थी। कुछ लोग कहते हैं कि नाखून के मैल से की थी, कि ये नहा रहे थे और नाखून में जो मैल होती है उसको निकाल के सूक्ष्मदर्शी पे देख रख दिए और उसमें देखा कि कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं, जिसको उन्होंने माइक्रोब्स का, सूक्ष्म जीवों को माइक्रोब्स का, और उसी को बाद में जीवाणु का। मतलब जो सूक्ष्म जीव है वो रोग के कारक होते हैं और उन्हीं के जीवाणु का। ठीक है। और उन्हीं को कहा कि जो इनकी कोशिका मतलब इनका जो शरीर है वह कोशिका से बना है। तो इस प्रकार बहुत सारे मतभेद है इनकी खोज में। कोई कहता है तालाब से, कोई कहता है नाखून की मैल से, और कोई कहता है कि जो दांत में मैल होती है उसमें की थी। ठीक है। लेकिन हम लोग जान लीजिए कि जीवित कोशिका की खोज पूछेगा तो एंटोनी वान लीवेनहक बताएंगे, और केवल पूछेगा कोशिका की खोज किसने की थी सबसे पहले, तो बताएंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। अब देखते हैं कोशिकाएं। खड़े लिखेंगे कोशिकाओं का आकार एवं माप। कोशिकाओं का आकार एवं माप। देखिए कोशिकाओं का आकार और माप अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारे छोटे जीव हैं और बहुत सारे बड़े जीव हैं। तो कोशिकाएं अलग अलग जीवों में अलग अलग आकार और माप की होती हैं। इनके आकार और माप में बहुत सारे डिफरेंस है। कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, कुछ कोशिकाएं अंडाकार होती हैं, कुछ कोशिकाएं त्रिभुजाकार होती हैं, फिर चतुर्भुजाकार होती हैं, पंचभुजाकार होती हैं, सर्पिलाकार होती हैं, दंडाकार होती हैं, छड़ाकार होती हैं। इस प्रकार कोशिकाएं बहुत सी प्रकार की होती हैं। ठीक है। और कोशिकाओं के माप के बारे में बात किया जाए तो सामान्यतः कोशिकाओं का व्यास 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। अगर कोशिकाओं के माप की बात की जाए तो सामान्यतः कोशिकाओं का माप 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। क्या? कोशिकाओं का व्यास इसके बीच में होता है। सामान्यतः कोशिकाओं का जो इसकी माप होती है 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होती है। ठीक है। अलग अलग आकार की जो कोशिकाएं होती हैं या अलग अलग जीवों की जो सेल्स होती हैं अलग अलग अंगों के निर्माण में भाग लेती हैं, उनकी माप अलग अलग डिफर होती है। ये हम नहीं कह सकते कि मतलब एक ही प्रकार की कोशिका सब
प्रकार के जीवों में पाई जाती है, या कई माप की कोशिका सब प्रकार के जीवों में पाई जाती है। ठीक है। अब कोशिकाओं का आकार अभी बताया ना, जैसे दंडाकार हो गया, छड़ाकार हो गया, यानी छड़ के आकार की हो गई। कुछ कोशिकाएं होती हैं सर्पिलाकार होती है, मतलब सर्प के आकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं गोलाकार होती हैं। ठीक है। इस प्रकार कुछ कोशिकाएं होती हैं षष्ठभुजाकार होती हैं। इस प्रकार कोशिकाएं अलग अलग आकार एवं अलग अलग माप की होती हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पूछता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। लिख लेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका का नाम, सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तथा सबसे छोटी कोशिका का नाम, सबसे छोटी, नोट कर लेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा तथा सबसे छोटी कोशिका का नाम पीपीएलओ है। पीपीएलओ, इसको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। पीपीएलओ का पूरा नाम लिख लेंगे, यहाँ पे पूछता है पीपीएलओ का पूरा नाम बताएं। प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर पूछा जाए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, तो यहाँ लिख लीजिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं इसको, न्यूरॉन। ठीक है, बस आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से रहिए लोग, आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।